नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं समायोजन को। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बात की थी कि समायोजन के जो प्रत्यक्ष उपाय हैं उनके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट ना देखा हो तो पहले आप पहले वाला पार्ट देखें, इसके बाद ही आप इस दूसरे पार्ट को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष उपाय की कि समायोजन के जो अप्रत्यक्ष उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारा अप्रत्यक्ष उपाय में दमन। तो दमन होता क्या है? तो दमन क्या होता है? तो दमन अपनी इच्छाओं को दबाकर समायोजन करना ही दमन कहलाता है। तो जब व्यक्ति क्या है अपनी इच्छाओं को दबाकर जब समायोजन करता है, एडजस्ट करता है खुद को क्या है उस माहौल में ढालने का प्रयास करता है, तो वो क्या होता है आपका दमन होता है। लेकिन कब करता है? अपनी इच्छाओं को दबाकर। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाकर समायोजन करता है तो उसे ही हम दमन कहते हैं। जैसे कि शुगर के मरीज को मीठा खाने का मन तो होता है, परंतु अपनी बीमारी के कारण क्या है वो खा नहीं पाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को क्या है शुगर की बीमारी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मन ही नहीं होता है मीठा खाने का। उसका मन तो होता है मीठा खाने का, उसका मन तो होता है मीठा खाने का, लेकिन क्या होता है वो अपनी बीमारी के कारण क्या है मीठा नहीं खा पाता है। तो ये होता है हमारा दमन। नेक्स्ट है नकारना। तो नकारना क्या होता है? तो नकारना क्या होता है? तो नकारना स्वयं को किसी कार्य के योग्य न समझना ही नकारना कहलाता है। तो जब व्यक्ति क्या है स्वयं को किसी कार्य के योग्य नहीं समझता है कि वो क्या है खुद को किसी कार्य के योग्य नहीं समझता है, तो वही क्या होता है आपका नकारना होता है। जैसे सीटेट का सर्टिफिकेट ना होने पर DSSB का फॉर्म भरने से मना कर देना। अब क्या है व्यक्ति स्वयं उस कार्य के योग्य नहीं है। अगर वो DSSB का फॉर्म भर सकता, इसके योग्य होता, फॉर्म भरने के योग्य होता, उसके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होता, तो वो क्या जरूर क्या है DSSB का फॉर्म जरूर से भरता। लेकिन क्या है उसके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, इसी वजह से वो क्या है मना कर रहा है कि मुझे DSSB का फॉर्म नहीं भरना है। तो जब व्यक्ति स्वयं किसी कार्य के योग्य नहीं होता है, वो खुद को उस कार्य के योग्य नहीं समझता है, तो उसे ही हम नकारना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा शोधन मार्गंतीकरण या फिर शुद्धिकरण या उदात्तीकरण। तो क्या होता है आपका शोधन मार्गंतीकरण या फिर शुद्धिकरण या फिर क्या है आपका उदात्तीकरण। कि चल रही परंपराओं में जब व्यक्ति चल रही परंपराओं में बदलाव करता है उसे ही हम क्या कहते हैं शुद्धिकरण या फिर शोधन मार्गंतीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाल विवाह प्रथा को सही ना मानना और नई परंपरा को बनाना और उसको सभी को मानना। तो क्या होता है कि जब चल रही परंपरा में व्यक्ति बदलाव करता है, वो अपनी नई सोच को लाता है कि मुझे क्या है इस तरीके से ये कार्य करना चाहिए। जैसे कि यहाँ जो आपकी बाल विवाह प्रथा होती है, कम उम्र में ही जब लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो अगर आप उसके विरोध हैं, बाल विवाह प्रथा के अगर आप विरोध हैं, आपको लगता है कि बाल विवाह जो है नहीं होना चाहिए, लड़कियों की कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, तो जब आप इसमें क्या है एक नयापन लाते हैं, आप सोचते हैं कि जो कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है क्यों ना थोड़ी उम्र हो जाए, इसके बाद ही उनकी शादी करनी चाहिए। जब वह लोगों को समझने लगे, अपने समाज को समझने लगे कि समाज हमसे क्या चाहता है, तो जब बालिका क्या है मैच्योर हो जाए
उसके अंदर क्या है परिपक्वता आ जाए तभी शादी करनी चाहिए। तो ये क्या है आपकी नई सोच है। तो इस सोच को क्या है जब आप सभी से मनवाते हैं कि नहीं आपको बाल विवाह नहीं करना चाहिए, जब लड़की की उम्र क्या है 18 वर्ष से ऊपर हो जाए तभी लड़कियों की शादी करनी चाहिए। तो ये आपकी सोच है और आप क्या है अपने समाज में सभी से यही सोच की उम्मीद रखते हैं। तो ये होता है आपका शोधन मार्गान्तिकरण कि जब आप अपने सोच में क्या है बदलाव कर देते हो। तो जब आप चल रही परंपरा में बदलाव करने की सोचते हैं तो वही आपका शोधन मार्गान्तिकरण होता है। नेक्स्ट हमारा प्रत्यावर्तन या फिर प्रतिगमन। तो प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन क्या होता है? तो प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन जो है ये होता है कि जब वर्तमान परिस्थितियाँ परेशान करती हैं, जब वर्तमान परिस्थितियाँ परेशान करती हैं तो भूतकाल जैसा व्यवहार करना ही प्रत्यावर्तन कहलाता है। तो जब व्यक्ति क्या है अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परेशान हो जाता है और फिर वो भूतकाल जैसा व्यवहार करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कष्ट के समय एक वयस्क व्यक्ति भी बालकों की तरह रोने लगता है। तो जब व्यक्ति के ऊपर क्या है कष्ट आते हैं तब एक वयस्क व्यक्ति भी, एक मैच्योर पर्सन भी क्या है एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह क्या है कभी कभी रोने लगता है। तो आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है आपके घर में तब आपके पापा भी क्या है कभी कभी बालकों की तरह, बच्चों की तरह क्या है वो रोने लगते हैं। तो यही होता है आपका क्या प्रत्यावर्तन या फिर प्रतिगमन कि वर्तमान परिस्थिति से व्यक्ति क्या है परेशान हो जाता है और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने भूतकाल जैसा व्यवहार करूं, तो उससे क्या है उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यही आपका प्रत्यावर्तन होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ सकते हैं कि आपकी जो स्कूल की लाइफ है वो क्या है बहुत ही अलग ही होती है। आपकी वो दुनिया क्या है बहुत ही ज़्यादा अलग होती है और जब आपका कॉलेज या फिर आपकी जब शादी हो जाती है तो उसके बाद की दुनिया क्या है बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपके सामने कोई परेशानी आती है तो आपको लगता है कि क्यों ना मेरे जो पहले वाले दिन थे, जो स्कूल के दिन थे वो कितने अच्छे थे। तो आप जब उसके बारे में सोचते हैं तो वही क्या होता है आपका प्रत्यावर्तन होता है कि वर्तमान परिस्थिति से व्यक्ति क्या है जब परेशान हो जाता है और फिर भूतकाल जैसा व्यवहार करने लगता है तो उसे ही हम प्रत्यावर्तन कहते हैं या फिर प्रतिगमन कहते हैं। अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाना, अपनी पुरानी स्थिति जैसा व्यवहार करना ही क्या है आपका प्रत्यावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यागमन, पृथक्करण या फिर पलायन। तो क्या होता है आपका प्रत्यागमन या फिर पृथक्करण या फिर पलायन? तो परिस्थिति से गमन कर जाना, परिस्थिति से गमन कर जाना ही प्रत्यागमन कहलाता है। तो जब व्यक्ति क्या है अपनी सिचुएशन से, अपनी परिस्थिति से गमन कर जाता है, भाग जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं प्रत्यागमन या फिर पृथक्करण या फिर पलायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांव के लोग कामकाज की तलाश में शहर की ओर चले जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा, अगर आप गांव से हैं तो आपने भी देखा होगा कि गांव में क्या है बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। तो जब वहाँ लोगों को काम नहीं मिलता है, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए क्या है उन्हें काम नहीं मिलता है, तो वो काम की तलाश में क्या है शहर की ओर चले जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ गांव से व्यक्ति कहाँ पहुँच गया है, गांव से व्यक्ति शहर की ओर पहुँच गया है। क्यों पहुँच गया है? कामकाज की तलाश में। तो वो अपनी परिस्थिति से, उसकी जो यहाँ परिस्थिति बनी हुई थी कि उसे कामकाज नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे शहर जाकर क्या है वो कामकाज मिल गया है। तो व्यक्ति ने क्या है अपनी परिस्थिति से गमन कर दिया है। व्यक्ति अपनी परिस्थिति, एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति में चला गया है जहाँ उसे संतोष मिलेगा, जहाँ उसे कामकाज मिलेगा, जहाँ उसका परिवार बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो यही होता है आपका प्रत्यागमन या फिर पृथक्करण या फिर पलायन।
नेक्स्ट है हमारा आत्मीकरण। आत्मीकरण क्या होता है? तो आत्मीकरण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरे लोगों से जोड़कर बताने लगता है तो उसे ही आत्मीकरण कहते हैं। तो जब व्यक्ति क्या है खुद को दूसरों से जोड़कर बताने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मीकरण कहते हैं। या फिर हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो वह अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़कर बताना शुरू कर देता है जो एक क्षेत्र में तो असफल होता है परंतु दूसरे क्षेत्र में बहुत सफल होता है। तो क्या है आत्मीकरण कि जब व्यक्ति क्या है एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो वह अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जोड़कर बताना शुरू कर देता है जो क्या है एक क्षेत्र में तो असफल होता है परंतु दूसरे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण वह खुद को अकबर से जोड़कर बताता है। तो एक बालक था तो वो क्या पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था तो उसने खुद को किससे जोड़कर बताया है कि अकबर से जोड़कर बताया कि अकबर भी क्या है बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर था। तो लेकिन उसने आगे जाके कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं तो वैसा ही मैं भी करूँगा। भले ही मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ लेकिन मैं भी क्या है बहुत अच्छे कार्य करूँगा। तो ये होता है आपका क्या आत्मीकरण के खुद को क्या है जब आप दूसरों से जोड़कर बताते हो तो वही आपका आत्मीकरण होता है। और आत्मीकरण में कौन सा भाव होता है? तो आत्मीकरण क्या है आदर्श मानने का भाव होता है। जैसे कि इस बालक ने क्या है अकबर को अपना आदर्श माना है कि जिन आदर्शों को अकबर ने अपनाया है उन्हीं आदर्शों को मैं भी अपनाऊंगा और मैं भी अपनी लाइफ में अपने जीवन में क्या है आगे बढ़ूंगा। तो यही आपका आत्मीकरण होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी गलती को दूसरे पर थोप देना ही प्रक्षेपण कहलाता है। तो जब व्यक्ति क्या है अपनी गलती को दूसरे पर थोप देता है कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है ये तो तुम्हारी गलती है, तो जब व्यक्ति अपनी खुद की गलती को दूसरे पर थोप देता है तो उसे ही हम प्रक्षेपण कहते हैं। या फिर कहें कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी गलती को दूसरों पर मढ़ देता है, दूसरों पर क्या है मढ़ देता है, यहाँ आपका मढ़ होगा, यहाँ आपका मढ़ है। तो जब व्यक्ति क्या है अपनी गलती को दूसरे पर मढ़ देता है या फिर थोप देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं प्रक्षेपण कहते हैं। तो जब व्यक्ति क्या है अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं मैं मुझसे ये गलती हुई है, तो अपनी गलती को क्या है जब वो दूसरे पर बताने लगता कि नहीं ये गलती मुझसे नहीं, ये गलती क्या है तुमसे हुई है, यही होता है आपका प्रक्षेपण कि अपनी खुद की गलती को क्या है दूसरे पर मढ़ देना या फिर दूसरे पर थोप देना ही प्रक्षेपण होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो देखिए कोई व्यक्ति है उससे डांस आता नहीं है लेकिन वो क्या कहता है कि ये आंगन ही टेढ़ा है इसीलिए मुझसे डांस नहीं बन रहा है। तो जब व्यक्ति क्या है जब व्यक्ति के खुद के अंदर क्या है कमी होती है तो वो दूसरे पर कमी निकालता है। और इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किशोरावस्था के लोग समायोजन के प्रक्षेपण जो प्रक्षेपण उपाय है इसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है आपका कि जो समायोजन है, समायोजन के प्रक्षेपण उपाय को किस अवस्था के लोग यह बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं? तो प्रक्षेपण उपाय को किशोरावस्था के लोग क्या है सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। इसी अवस्था में लोग क्या है खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद की गलती को नहीं मानते कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, वो अपनी गलती को क्या है दूसरे पर मढ़ देते हैं, दूसरे पर थोप देते हैं। तो यही आपका प्रक्षेपण होता है और प्रक्षेपण सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा औचित्य स्थापन या फिर युक्तिकरण। तो जब कोई भी व्यक्ति
अपने मान सम्मान को बनाए रखने के प्रयास में संबंधित वस्तु पर कार्य में ही खोट या कमी बताकर समायोजन कर लेता है तो उसे ही औचित्य स्थापन कहते हैं। तो क्या होता है औचित्य स्थापन या फिर युक्तिकरण? तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने मान सम्मान को बनाए रखने के प्रयास में, व्यक्ति अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या है, किसी वस्तु से संबंधित कार्य में ही क्या है कमी बताकर क्या है समायोजन कर लेता है तो उसे ही हम औचित्य स्थापन कहते हैं। जैसे कि लोमड़ी के खट्टे अंगूर। अब देखिए अंगूर क्या है, खट्टे नहीं है, लेकिन लोमड़ी को वो अंगूर मिल नहीं पा रहे हैं, मतलब कि वो उसे क्या है पा नहीं पा रही है, तो वो क्या कह रही है कि अंगूर खट्टे हैं इसीलिए मैंने नहीं खाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, यहाँ लोमड़ी ने भी क्या किया कि अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या है अंगूर में ही खोट निकाल दिया कि नहीं अंगूर खट्टे हैं इसीलिए मैंने वो अंगूर नहीं खाए हैं। लेकिन अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर क्या है बहुत ऊंचाई पर लगे थे जिसके कारण उसे वो अंगूर नहीं मिल पाए थे। तो लोमड़ी ने क्या अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए अंगूर में ही खोट निकाल दिया, अंगूर में ही कमी बता दी है कि नहीं अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं इसीलिए मैंने नहीं खाए हैं इसे। तो यही आपका औचित्य स्थापन या फिर युक्तिकरण होता है। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? जब एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो जाता है तो कुछ समय के लिए आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं, यानी मानसिक दूरियां बना लेते हैं, इसे ही क्या है विस्थापन कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या है मनमुटाव हो जाता है तो वो क्या है कुछ समय के लिए आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं, यानी मानसिक दूरियां एक दूसरे से बना लेते हैं, तो उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि आपका क्या है आपके दोस्त के साथ में मनमुटाव हो गया हो, उससे झगड़ा हो गया हो, तो आप क्या है कुछ समय के लिए उससे दूर हो गए हो और आपने उससे बातचीत करना क्या है बंद कर दिया हो, मतलब कुछ समय के लिए ही आपने क्या है बातचीत करनी बंद की थी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं कि एक दूसरे से क्या है अलग हो जाना ही क्या है आपका विस्थापन होता है। भले ही आप कुछ समय के लिए अलग हुए हो लेकिन वही स्थिति क्या होती है आपकी विस्थापन की होती है कि जब एक व्यक्ति अपनी अन्य व्यक्ति के साथ में मनमुटाव बना लेता है लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है तो वो आपका विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अन्यारोपण। तो अन्यारोपण क्या होता है? अन्य लोगों पर आरोपण कर देना ही, अन्य लोगों पर आरोप लगा देना ही अन्यारोपण होता है। तो जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत अधिक स्नेह रखता है तो उसकी याद में उसकी अनुपस्थिति के समय उसकी वस्तुओं के साथ प्रेम को दर्शाना ही अन्यारोपण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के स्कूल जाने पर उसके माता पिता उसके खिलौने के साथ ही प्रेम को दर्शाते हैं। तो देखिए क्या है अन्यारोपण कि जब एक व्यक्ति क्या है किसी दूसरे व्यक्ति से क्या है बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है, तो उसकी याद में क्या है कभी कभी उसकी अनुपस्थिति में उसको बहुत ज़्यादा याद करता है और वो क्या है उस समय वहाँ होता नहीं है, उसकी अनुपस्थिति के कारण ही वो क्या है उसकी वस्तुओं से प्रेम करने लगता है। तो यही आपका अन्यारोपण होता है कि जो प्रेम वो व्यक्ति क्या है उस व्यक्ति से कर रहा था तो वही प्रेम क्या है वो व्यक्ति अब उसी की जो वस्तु है उससे बिल्कुल वैसा ही प्रेम दर्शाता है, वैसा ही प्रेम उससे उनकी उसी वस्तुओं से भी करता है। तो यही आपका अन्यारोपण होता है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल से भी बात की है कि क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो माता पिता क्या है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उस प्रेम को दर्शाने के लिए क्या है माता पिता पेरेंट्स बच्चे के खिलौनों के साथ ही उस प्रेम को दर्शाने लगते हैं कि तो जो प्रेम क्या है वो
अपने बच्चों को दे रहे थे वही प्रेम क्या है उस खिलौने के साथ में वो दर्शा रहे थे। तो यही आपका अन्यारोपण होता है कि एक जगह का प्रेम जो है वो दूसरी जगह दिखाना ही आपका अन्यारोपण कहलाता है। लेकिन कब दर्शाता है एक जगह का प्रेम दूसरी जगह? जब उसकी अनुपस्थिति होती है, तब वो क्या है तभी क्या होता है कि एक व्यक्ति का प्रेम उसी व्यक्ति के खिलौनों से दर्शाने लगता है। तो ये आपका अन्यारोपण होता है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचन। तो प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचन क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति बनावटी व्यवहार करता है तो उसे ही प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति क्या है बनावटी व्यवहार करता है, जो दिखावटी व्यवहार होता है आपका, तो जब व्यक्ति क्या है बनावटी व्यवहार करता है या फिर दिखावटी व्यवहार करता है तो उसे ही हम प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। या फिर कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक व्यवहार से हटकर जब दिखावटी व्यवहार करता है तो उसे हम मनोरंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बगुला भगत होना। अब देखिए कोई व्यक्ति है वो क्या है बहुत ज़्यादा पूजा भक्ति नहीं करता है, लेकिन लोगों को देखकर वो क्या है एकदम ऐसा भक्त बन जाता है कि लोगों को लगता है कि नहीं यही सबसे बड़ा पुजारी है, यही सबसे ज़्यादा पूजा करता है। तो ये होता है आपका बगुला भगत होना। या फिर हम कहें मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में तो आपके सामने तो व्यक्ति क्या है कुछ और बोलेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या है आपकी बुराई करेगा। तो ये होता है आपका मुंह में राम बगल में छुरी। तो यही आपका क्या कहलाता है प्रतिक्रिया निर्माण या फिर मनोरंजन कहलाता है। जब व्यक्ति क्या है सामने अलग व्यवहार करे लेकिन आपकी पीठ पीछे क्या है कुछ उससे हटकर व्यवहार करे, उसके विपरीत व्यवहार करे, तो यही आपका प्रतिक्रिया निर्माण या फिर मनोरंजन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा देवा स्वप्न। तो देवा स्वप्न क्या होता है? तो जब किसी पद या वस्तु को प्राप्त करना संभव नहीं हो तो व्यक्ति उसकी कल्पना मात्र से ही आनंद की प्राप्ति कर लेता है, उसे ही हम देवा स्वप्न कहते हैं। तो जब व्यक्ति क्या होता है कि किसी पद को या फिर किसी वस्तु को वो प्राप्त नहीं कर सकता है, वो क्या है उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति क्या करता है उसकी केवल कल्पना मात्र से ही, उसको केवल सोच कर ही, उसकी कल्पना मात्र से ही वो क्या है आनंद की प्राप्ति कर लेता है। तो इसे ही हम देवा स्वप्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सोच रहा है कि वह सीएम बन गया है परंतु वह सीएम नहीं है, तो वो क्या है तो ये क्या है उसका ख्याली विचार है, वो अपने मन में ही सोच रहा है कि मैं क्या है सीएम बन गया हूँ, लेकिन रियल में क्या है वो सीएम नहीं है। तो जो देवा स्वप्न है, देवा स्वप्न क्या है कि जब व्यक्ति किसी पद को या फिर किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है तो वो उसके बारे में सोच कर ही क्या है आनंद की प्राप्ति कर लेता है, और इससे ही हम देवा स्वप्न कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षतिपूरक उपाय। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रत्यक्ष उपाय की, फिर अप्रत्यक्ष उपाय की, और ये हो गया हमारा क्षतिपूरक उपाय। तो क्षतिपूरक उपाय क्या होता है? तो क्षतिपूरक उपाय क्या होता है कि एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र से पूरी करना ही क्या होता है आपका क्षतिपूरक उपाय कहलाता है। जब व्यक्ति के अंदर क्या है एक क्षेत्र की कमी होती है तो वो क्या है किसी दूसरे क्षेत्र से उस कमी को क्या है पूरा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़के की हाइट कम थी तो उसने ऊंची हील की सैंडल पहनकर अपनी उस कमी को पूरा कर लिया। तो उसकी हाइट कम थी तो हाइट कम होने के कारण क्या है उसने ऊंची हील की सैंडल पहन ली। तो एक क्षेत्र में कमी थी उसकी हाइट कम थी, लेकिन उस हाइट कम होने के कारण क्या है उसने ऊंची हील की सैंडल पहन ली, तो उसकी हाइट क्या है एकदम बराबर हो गई है कि जितनी उसे चाहिए थी वो पूरी, उसकी जो कमी थी हाइट की वो क्या है अब पूरी हो गई। तो एक क्षेत्र की कमी को जब व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र से पूरी कर लेता है तो उसे ही हम क्षतिपूरक उपाय कहते हैं। तो ये क्या है आपके दो प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला है हमारा प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय और दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। तो बात करते हैं कि प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय क्या होता है। तो प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय क्या होता है कि जब जिस क्षेत्र की कमी है उसे उसी क्षेत्र से पूरा करना ही प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाता है। तो प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय क्या कहलाता है कि जब क्या है व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमी है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति की कमी है उसे उसी क्षेत्र से अगर व्यक्ति पूरा करता है तो वो होता है आपका प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। जैसे कि गणित में कमजोर बालक गणित में ही मेहनत करते हुए आवश्यक अंक प्राप्त कर लेता है। तो क्या है, बालक गणित में कमजोर था तो उसने सोचा क्यों ना इसी पर मेहनत की जाए, इसी विषय पर और अच्छी मेहनत की जाए जिससे वह क्या है अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो जिस क्षेत्र में कमी होती है अगर व्यक्ति उसी क्षेत्र से उस कमी को पूरा करता है तो वही आपका प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। तो अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय क्या कहलाता है। तो अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाता है कि एक चीज की कमी को किसी अन्य क्षेत्र से पूरा करना ही अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाता है। तो जब व्यक्ति एक चीज की कमी को किसी दूसरी चीज से पूरा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहते हैं। जैसे कि गणित की कमजोरी के कारण अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर औसत आवश्यक अंक प्राप्त कर लेना। तो जब व्यक्ति क्या है गणित में कमजोर है, उसे लगता है कि गणित में क्या है मेरे अच्छे अंक नहीं आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उसमें मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ। तो गणित की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या है, जब बालक ने अंग्रेजी का सहारा लिया, अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त किए, तो एक क्षेत्र की कमी को बालक ने क्या है दूसरे क्षेत्र से प्राप्त किया है। तो यही आपका अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाता है कि एक क्षेत्र की कमी को किसी दूसरे क्षेत्र से पूरा करना ही अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आक्रामक उपाय। तो आक्रामक उपाय क्या है, आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। तो बात करते हैं कि प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय क्या कहलाता है। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाता है कि जिस परिस्थिति ने क्रोध दिलवाया है उसी पर क्रोध को उतारकर शांति प्राप्त करना ही प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाता है। तो जिस परिस्थिति ने क्या है आपको क्रोध दिलवाया है, तो जब आप उसी पर क्रोध अपना उतारते हो और फिर मन में शांति प्राप्त कर लेते हो तो वही आपका प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाने के बाद में आपस में वह क्या है झगड़े को सुलझा लेते हैं। आपने भी देखा होगा कि बच्चों का क्या है आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो आपस में ही बन जाते हैं, आपस में ही अपने उस झगड़े को क्या है सुलझा लेते हैं। तो जब बच्चे क्या है अपना झगड़ा आपस में ही सुलझा लेते हैं, दोस्त मिलकर ही अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं, तो वही आपका प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि जिस परिस्थिति के कारण क्रोध पैदा होता है उसका मुकाबला नहीं कर पाने के बाद किसी दूसरी परिस्थिति पर क्रोध उतारना ही अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाता है। तो जिस परिस्थिति ने क्या है आपको क्रोध दिलवाया है, क्रोध को पैदा किया है आपके अंदर, तब आप क्या करते हो, तब आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते हो, तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, अपने क्रोध को क्या है दूसरों पर निकालते हो, अपने उसी क्रोध को क्या है दूसरे पर उतारते हो। तो वो होता है आपका क्या अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके मैनेजर ने क्या है आपको वहाँ बहुत ही ज़्यादा डांटा है,
तो जब आपके मैनेजर ने आपको बहुत ही ज़्यादा डांटा है, आपके बॉस ने आपको बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार लगाई है, तो आप क्या करोगे कि आप घर में जाकर अपनी बीवी से या फिर अपने बच्चों के साथ में उस क्रोध को निकालोगे, उस क्रोध को अपने बच्चों के साथ में उतारोगे। तो वही होता है आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। या फिर इसे हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि एक शिक्षक ने अपने स्टूडेंट को पनिशमेंट मतलब सजा दी, अपने स्टूडेंट को क्या है सजा दी, तो वह अपना गुस्सा अपने घर में, उसके घर में जो छोटे भाई बहन रहते हैं उस पर जाकर उतारा। तो जब एक स्टूडेंट को क्या है एक शिक्षक ने पनिशमेंट दी, उसको सजा दी बालक को, तो उसने क्या है अपना गुस्सा शिक्षक के ऊपर नहीं निकाला, क्योंकि वो क्या है उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो इसीलिए उसने क्या है अपने उस क्रोध को, बालक ने अपने क्रोध को उसके घर में जो उसके छोटे भाई बहन रहते हैं उन पर अपना क्रोध जाके निकाला। तो यही आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।